Assalamualaikum, good morning, subha bakhair. Good morning everybody, welcome to Jio Pakistan with Huma and Abdullah. अच्छा, मज़ेदार बात ये है कि everybody is talking about the World Cup and all. Of course एक exciting चीज़ है, something to look forward to. पाकिस्तानी टीम को अभी तक कोई वीज़े नहीं मिले। हम तो अपने लिए थे ज़रा ज़्यादा कंसर्न कि जो फैंस जाना चाहेंगे, और ऑब्वियसली वैसे भी आपको पता है कि जहाँ वर्ल्ड कप और मैचेस हो रहे हो एवरीबडी वांट्स टू बी देयर, तो हम अपनी क्या बात करें, यहाँ तो टीम को ही नहीं अभी तक कुछ आगे ना ऑफिशियल्स को ना टीम को, और कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आज प्रोबेबली पाकिस्तानी ऑफिशियल टीम को वीज़ा जारी हो जाए, जबकि बाकी दुनिया की तमाम टीमों को नेचुरली वीज़ा पहले ही जारी हो चुका है। यही तो बात है, जो डिले है ना हर चीज़ में, ये मुझे बड़ा तंग कर रहा है। हाँ, Not that it should upset the performance of the team or anything, और बिल्कुल obviously वो तो इसी तरह ही होते हैं कि they don't let anything come close to them. But the feeling of being unwanted, और या फिर कोई एवी बिला वजह आपको तंग कर रहा हो, नखरे दिखा रहा हो, exactly. बिला वजह आपके साथ ये सुलूक रवा रखा जा रहा हो, जो चीजें स्मूथली ही होनी चाहिए, और obviously world teams are there, बाकियों के लिए सब कुछ स्मूथ ही हो रहा है, तो why not पाकिस्तान टीम? ये चीज आज 25 है और पाकिस्तान का पहला वार्म अप मैच 29 नवंबर को है, सितंबर को है, लाइक 3 डेज, और वो भी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बाय द वे, बिल्कुल 3-4 दिन ही रहेंगे, दरवाजे बंद करके, ये भी याद रखिएगा, ये भी याद रखें। और हमें नहीं पता कि हमारे वीज़े आज आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, ठीक है, कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जी आज आ जाएंगे, लेकिन what is this? Yes, exactly. इसमें बहुत बड़ा कोई जुल्म और क्राइम और ऐसी चीज कुछ नहीं हुई, लेकिन this is like very unsportsman spiritish type thing. खैर, anyhow, things should work smoothly. BCCI का वतीरा आपको पता ही है, जिस तरह का सलूक हमसे शुरू से रवा रखा गया है वो सबके सामने ही है, लेकिन PCB इस सारे मामले में क्या कर रहा है, और हमें तो इस बात पे भी एतराज़ था, कि सिक्योरिटी क्लियरेंस वगैरह के लिए किसी को बाकायदा जाना चाहिए था, कोई टीम जाती, कोई बात करती, कोई मिलती, थोड़ा सा अपनी इम्पोर्टेंस का भी उनको बताती कि भाई हमारे आपको मनवाना चाहिए, अपनी अहमियत बतानी चाहिए। अगर किसी को ना इदराक हो रहा हो कि हम बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, मतलब हमारे ये जो लड़के हैं, हमारे सुपरस्टार्स हैं इनके, और एक्चुअली करोड़ों की तादाद में इनके फैंस हैं, वी आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट देयर सिक्योरिटी, बट नहीं, बस खुद ही बैठ के एक कमेटी बनी और उसकी मंजूरी वगैरह दे दी गई, किसी ने जाने की सहमत नहीं की। अच्छा, लास्ट चीज इसके बाद, बाय द वे, हम तो वैसी बातें कर रहे थे आपस में, तो सोचा आपसे भी कर ले, लेकिन तफसीली बात अभी होनी है ऑन द शो, लेटर इन द शो स्कॉट का ऐलान होगा, लेकिन बात ये है, हाँ वो भी कर लेंगे हम लोग। अगर एशिया कप वाला फियास्को सारा ना हुआ होता ना, और वर्ल्ड कप में सब कुछ हो रहा होता, तो हम कहते चलो ऐसे ही होता होगा। अभी एक चीज हुई है, अब भी अगर हमसे चीज़ें, हमारी कोई से नहीं है और हमसे चीज़ें मनवाई जा रही हो या फिर ट्रीटमेंट ये हो रही हो, देन वी हैव अ राइट टू स्पीक अप। कितनी बार इंसान चुप करके बैठा रहेगा, वरना एशिया कप में भी तो देख ही लिया था ना। We do have a right. We always had the right, but we are not exercising that right. Exactly. तो हमें भी we have to pull up our socks जैसे कहा जाता है। Otherwise एशिया कप में भी देख लिया, होस्ट हम हैं और फिर पागल हुए इसका हम पोस्टमार्टम करेंगे आगे चलकर, लेकिन अभी जो है हम आपको बताएंगे पंजाब में क्या, वैसे इस मुल्क में पहले मसले कम हैं कि बच्चों की फीस कैसे देनी है, बिजली का बिल कितना आ रहा है, दीगर मामलात, मौसम की सख्तियाँ, कहीं शदीद गर्मी है, कहीं बारिशें हो रही हैं, कि अब एक और मसला बैठे बिठाए किसी की ज़िंदगी में आ जाए कि उसने एक इंजेक्शन लगवाया हो, और एक सेहतमंद तंदुरुस्त आदमी का इंजेक्शन की वजह से ये साइड इफ़ेक्ट हुआ हो कि उसकी आंखों की बीनाई या तो चली गई हो या शदीद मुतासिर हुई हो। तो ये हो रहा है। आपको बता दें कि पंजाब में जाली इंजेक्शन स्कैंडल बढ़ता ही जा रहा है, और मुख्तलिफ अजला में इंजेक्शन के इस्तेमाल से डायबिटीज़ के दर्जनों मरीज जो हैं वो बीनाई से महरूम हो गए हैं। लाहौर के अलावा जंग, कसूर, मुल्तान और सादकाबाद में भी लोगों की बीनाई मुतासिर हुई है। सुनिए ज़रा। ये वालदा है, ज़ाहिदा नाम है इनका। 21 तारीख को इनको डॉक्टर साहब ने वेस्टर्न DHO में इंजेक्शन लगाया था। उस इंजेक्शन की वजह से जुम्मा वाले दिन इनको स्वेलिंग हुई और पेन शुरू हो गई है। कल सैटरडे वाले दिन मैं डॉक्टर साहब से मैंने रब्ता किया, तो चेक करवाया, तो इन्होंने फ़ौरी हमें रेफ़र कर दिया रजिस्टर हॉस्पिटल में। कुछ बेहतर है, यहाँ पर ट्रीटमेंट अच्छा हुआ है।
इंसान यही समझे ना कि शायद कंजंक्टिवाइटिस है, वो पिंक आई इन्फेक्शन है। दिस इज क्रिमिनल। यस, इमेजिन कि कोई सब स्टैंडर्ड किस्म की चीज़ आ रही है मार्केट में, और ऑब्वियसली जब कोई डॉक्टर चीज़ रेकमेंड करता है, जब हॉस्पिटल में कोई चीज़ लग रही हो, तो आपका एक 100% भरोसा होता भी है और होना भी चाहिए और कि हम जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ चीज़ें सही होंगी। दर्जनों लोग मुतासर हो चुके हैं। ज़राए के मुताबिक, ड्रग कंट्रोलर ऑफिस के मुताबिक, अब तक इंजेक्शन से 68 मुतासरा मरीज सामने आ चुके हैं और एंटीबायोटिक्स बनाने वाली एक इंजेक्शन पर 1-1 लाख रुपए कमाए जा रहे हैं। लिटरली मुस्तनद मल्टीनेशनल कंपनी के 100 मिलीग्राम के इंजेक्शन से मरीज को एक वक्त में सिर्फ 1.2 मिलीग्राम की डोज दी जाती है। एक बड़े इंजेक्शन से 83 छोटे इंजेक्शन तैयार किए जा रहे थे। 40,000 से 1 लाख रुपए तक का इंजेक्शन 1200 रुपए में बेचा जा रहा था। लाहौर में इंतजामिया ने एक्शन लेते हुए गैर कानूनी फैक्ट्री सील कर दी। बाकायदा एक फैक्ट्री बनी हुई थी। मार्केट से सारा माल भी उठा लिया गया है। इंजेक्शन बेचने वाले 2 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान कहते हैं कि तहकीकात के लिए डॉक्टर असद असलम की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। आई की सिचुएशन बनी थी अप्टलमिक इंजेक्शन की, जिसकी वजह से कुछ हमारी शिकायत आई थी। मुल्तान से भी आई थी, कसूर से भी, लाहौर से भी और सादिकाबाद से भी। एक कमेटी बनी है जिसमें 5 हमारे सीनियर तरीन लोग हैं, जिसकी सरबराही प्रोफेसर असद असलम साहब कर रहे हैं और वो 3 दिन में हमें रिपोर्ट पेश करेंगे जो कि जामी होगी। वो दवाई जो बैच है उसको हमने रिकॉल कर दिया है, वो अभी हमारे पास है मार्केट में, उसकी सेल करने की इजाज़त नहीं है। दूसरा ये कि जो सप्लायर हैं उनके 2 बंदे, उनके ख़िलाफ़ FIR लॉन्च की गई है और उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ हो गया है। अच्छा, अब ज़रा कहानी जो है ना वो और भी ज़्यादा सिनिस्टर सी बन जाती है। जब कोई चेक एंड बैलेंस इस तरह ना हो तो फिर कहानियाँ इसी तरह ही डेवलप होती हैं। ज़राए के मुताबिक मुलजिम नवीद निजी कैंसर अस्पताल की डिस्पेंसरी में काम करता था। एक मल्टीनेशनल कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर से इंजेक्शन ख़रीदता और फिर बराह रास्त प्राइवेट आई क्लिनिक पर इंजेक्शन सप्लाई करता था। मुलजिम नवीद को 2 रोज़ पहले मालूम हो गया था कि इंजेक्शन से इन्फेक्शन हो रहा है। मुलजिम नवीद ने मुताल्लिका डिस्पेंसरी से सारा स्टॉक जो है वो गायब कर दिया, उसने उठा लिया। और दूसरे मुलजिम ने लाहौर और कसूर में इंजेक्शन सप्लाई किए। कोई मुलजिम अब तक कानून की गिरफ्त में नहीं आ सका। खूबसूरत बात तो ये, हमें स्टोरी सारी पता है, लेकिन अब वो 2 भाग के किधर गए हैं? वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इंक्वायरी रिपोर्ट आने तक इंजेक्शन की फ़रोख्त रोकने का हुक्म दे दिया है। पंजाब हुकूमत इस मामले पर जो एक्शन ले रही है वो तो है, लेकिन इस वाक़े ने पूरे निज़ाम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब हुकूमत को यकीनी बनाना होगा कि ये एक्शन ऐलानात तक महदूद ना रहे। मतलब अगर दुनिया के किसी महज़्ज़ब मुल्क में कोई एक ऐसा केस भी हो जाता हो तो आपको पता ही है कि वहाँ किस तरह से कार्रवाइयाँ होती हैं और अब जो इसमें मुलब्बिस होते हैं, जो इसके मुल्ज़िमान होते हैं, पता है वहाँ होता क्या है? एक्चुअली एग्जाम्पलरी पनिशमेंट्स दी जाती हैं। एग्जाम्पलरी पनिशमेंट बाद में आती है। एक होती है सेल्फ रिफ्लेक्शन। वहाँ मुतल्लिका जो ये सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, लोग खुद ही रिजाइन दे देते हैं। इस किस्म का स्कैंडल जब उठता है बाहर के मुल्कों में, हमने देखा है कि पीपल हु आर वर्किंग देयर दे स्टेप आउट। वो बिल्कुल, बल्कि स्टेप आउट नहीं, सॉरी, स्टेप डाउन। वो इस्तीफा दे देते हैं, वो हट जाते हैं ताकि उनकी पूरी इंक्वायरी हो सके। हम तो ढीठों की तरह बैठे नहीं रहते हैं। हम आप किस तरह की बातें कर रही हैं? हम अपने से एक्सपेक्ट करें? हम वैसे लोग नहीं हैं। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही, लेकिन डिफरेंस इंसान को पता होना चाहिए, क्योंकि जिनको ज्यादा ना पता हो वो समझते हैं कि इसी तरह पूरी दुनिया में होता है। इस तरह पूरी दुनिया में नहीं होता। मिनिस्टर प्राइमरी हेल्थ पंजाब डॉक्टर जमाल नासिर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब शुक्रिया। डॉक्टर साहब, अब मुख्तलिफ वर्जन आ रहे हैं। कहीं कहा जा रहा है कि ये इंजेक्शन नाक़िस था, ड्रैप ने मंजूरी ही नहीं दी थी। कहीं ये कहा जा रहा है कि इंजेक्शन तो ठीक था लेकिन इसकी पैकिंग और फिर तैयारी का मसला है, और इसके और भी स्टोरीज हैं। आप बताइए कि असल वजह क्या थी, क्यों लोगों की बिनाई गई इससे? देखें, पहली बात तो ये है कि ये टीका बुनियादी तौर पे एक मल्टीनेशनल बहुत मशहूर कंपनी है, कोई आम कंपनी नहीं है, उसका बना हुआ है। और दूसरी बात भी क्लियर करना चाहता हूँ, ये ड्रैप से बाकायदा रजिस्टर्ड है। तीसरी बात यह है कि ये टीका
कैंसर के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक ये आँखों में जो है जो शुगर के मरीज़ होते हैं जिनकी रेटिना के ऊपर थोड़ी बहुत वो ब्लड वेसल्स ग्रो करना शुरू कर जाती हैं और जिसकी वजह से हैमरेज का ख़तरा होता है और बिनाई जाने का ख़तरा होता है डायबिटिक पेशेंट में, उनमें एक रिसर्च के मुताबिक जब बहुत थोड़ी सी अमाउंट लगा दी जाए तो उससे वो जो उनकी बिनाई है वो ज़ाया होने से बच जाती है। तो इस लिहाज से अगर आप ये कहें कि ये कोई कानूनी टीका था, ये इवन पैकिंग भी जो है वो ऑथोराइज्ड है कुछ अस्पतालों में, जैसे इस्लामाबाद में शफा हो गया, पिंडी में शफा हो गया, शौकत खानम हो गया और मुख्तलिफ़ जगहों पे। क्योंकि ये बुनियादी तौर पर एक सस्ता टीका है, 28,000 का आता है और इसको जब वो डिवाइड करते हैं तो 70 से 80 वाइलें बनती हैं। ये और बात है कि वो 1200 से 1500 रुपए जब बेचते हैं तो एक टीके का 1 लाख रुपए कमा लेते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में यही टीका जो 1200 या वो 1500 का बेच रहे हैं एक और कंपनी का या तो 50,000 का है या 1 लाख का है। तो इसमें बहरहाल मरीज़ का भी फ़ायदा होता है क्योंकि हमारा जो है वो तरक्की पसंद जो है वो मुल्क है, तो ज़ाहिर है हमारे अपने भी मसाइल हैं, लेकिन कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड है। असल बात यही है कि जो अब हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्योंकि ये मुख्तलिफ़ शहरों से सामने आया है, कुछ मुल्तान में आए हैं, रहीम यार ख़ान, सादकाबाद, झंग, लाहौर, फैसलाबाद, तो हम ये देख रहे हैं कि आया ये जो आपने अभी हमसे सवाल किया कि क्या ये जो पैकिंग हो रही थी वो पैकिंग जो थी वो प्रॉपरली नहीं की गई, या वो जो लॉट थी जिसमें ये इंजेक्शन मौजूद था उस लॉट में ख़राबी थी, या एक और चीज़ तीसरी सामने आ रही है कि जहाँ से ये टीका लेके जाते थे, क्योंकि इस टीके का टेम्परेचर 2 से 8 मेंटेन करना होता है और इसको जैसे ही आप खोलते हैं इसको विदिन 6 आवर्स इस्तेमाल करना होता है। क्या ये टीका प्रॉपरली इसको टेम्परेचर के साथ दूसरे शहरों में जो लेके गए हैं वो ठीक था? आई वंडर कि विदिन 6 आवर्स इतने मरीज अवेलेबल होते होंगे इन जगहों पे कि वो 6 आवर्स में विदिन दैट सारा टीका इस्तेमाल एटलीस्ट हम ये तो एक्नॉलेज कर रहे हैं ना कि कोई शदीद किस्म की नेग्लिजेंस हुई है, लोग अंधे हो रहे हैं। और अगर इसको टेम्परेचर पे नहीं रखा गया या फिर इसकी मिलावट में कोई प्रॉब्लम थी या फिर जो भी और जो आपने बहुत सी चीज़ें कहीं, कुछ ना कुछ तो ऑफ हो रहा था, वरना ऐसे ही तो नहीं लोग अंधे हुए। ये बताएं कि हुकूमत ने दावा किया है कि सख्त एक्शन होगा और इस काम के पीछे जो भी होगा उसी नहीं छोड़ेंगे एंड ऑल दैट, वो जो सारी स्टेटमेंट्स आ जाती होती हैं, क्या कार्रवाई करेंगे? कुछ सोचा हुआ है कि क्या कार्रवाई होगी, कब शुरू होगी, ये सारी चीज़ें हैं इन ऑर्डर? देखिए, हमने जो है कार्रवाई तो शुरू कर दी है, FIR लॉन्च कर दी है, पुलिस छापे मार रही है, 2 बंदे जो हाफिज़ बिलाल और नवीद है उनको ढूंढ रही है। इसी तरह मुल्तान में एक अनवर नाम का बंदा है, उसको भी पकड़ लिया गया है, सिर्फ उसके पास क्योंकि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट कागजात थे कि उसके पास इंपोर्ट की रसीदें थी, इसलिए अभी उससे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन जैसे ही कमेटी की फ़ाइनल रिपोर्ट आएगी, जो भी ज़िम्मेदार होंगे, चाहे वो बेचने वाला है, चाहे वो लगाने वाला है, या कोई और डिस्ट्रीब्यूटर है या कंपनी है, इन सब का हम सख्त एहतसाब करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये इंसानी जान से खेलने के मुतरादिफ है। और ये आपको मैं बताऊं कि हमारे चीफ मिनिस्टर ने चीन से आते ही मुझसे पहला सवाल इसी के बारे में किया, एंड ही इज़ वेरी कंसर्न जो अबाउट दी हेल्थ ऑफ आवर, जो हमारे बंदे हैं उनकी सेहत के हवाले से बड़े कंसर्न हैं, इसीलिए उन्होंने शाम को मीटिंग भी कर ली है। हम इंशाअल्लाह ताला इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे और इसका कोई ना कोई ऐसा वाज़ेह लाम करेंगे आइंदा ये प्रॉब्लम ना हो। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जिस इंजेक्शन का मसला सामने आया इसे तो फ़िलहाल रोक दिया गया है, डॉक्टर कहते हैं कि ये ज़रूरी दवा है, इसका मुतबादिल दस्तयाब होना चाहिए, तो जिन और कंपनीज़ का आप जिक्र कर रहे थे वो मिल रही हैं दवाएँ, उन कंपनी के ये इंजेक्शन लोगों के लिए दस्तयाब हैं या अभी कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा, या अगर हैं तो बहुत महंगे हैं? नहीं, देखें, एक तो पहली बात है, बिल्कुल आपका सवाल बड़ा जायज़ है कि ये टीका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ये टीका को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे या बंद कर देंगे तो बेचारा गरीब आदमी जो है वो टीका अफोर्ड नहीं कर सकेगा और अंधेपन की तादाद में इजाफ़ा हो जाएगा जो शुगर की वजह से है। इसलिए हमने वक्ती तौर पे ये किया है कि फेडरल मिनिस्ट्री से मिल के इस टीके की जो लॉट है उसको फ़िलहाल रुकवा दिया है, जहाँ जहाँ दवाइयाँ मौजूद थी उनके स्टोर को सीज़ कर दिया है, पाबंदी लगाती है, और हमने इसको ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में भेज दिया है। वो जो रिपोर्ट है हमारी ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री से, क्योंकि ये बड़ी सफिस्टिकेटेड ड्रग है, ये एंडोक्राइनोलॉजी हार्मोनल टाइप ड्रग है, तो इसको करने में तकरीबन 1 से
हफ्ते से 1.5 हफ्ता लग सकता है जब तक ये हमारी ड्रग की रिपोर्ट नहीं आएगी और हमारी कमेटी की रिपोर्ट मुकम्मल नहीं होगी। हम इस पे इजाज़त अभी नहीं दे रहे, लेकिन ये कोई एमरजेंसी नहीं है कि इस टीके को बल्कि नहीं लगा तो एकदम से कुछ हो जाएगा। एमरजेंसी टीका नहीं है। चलें ठीक है, अब ये बता दें कि ये कहा जा रहा है कि लोग जो मुतासिर हुए हैं उनकी बिनाई जो है वो मुस्तकिल नहीं गई, वापस आ सकती है, चांसेस हैं। इनफैक्ट कुछ ने तो अपने खर्चे पे कुछ ऐसे मेजर्स भी ले लिए हैं कि उनकी बिनाई वापस आ गई है। तो ये कैसे होगा फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल, और इस नए इलाज का खर्च कौन उठाएगा? ये भी आपने सवाल अच्छा किया कि इन्फेक्शन बड़ी शदीद है, उनके पस पड़ गई आँखों के अंदर। पहली तो कोशिश हम ये कर रहे हैं कि इसकी इन्फेक्शन को ट्रीट करें कि और फैल ना जाए। उसमें यह है कि इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्फेक्शन इतनी ज़्यादा फैली हुई, अगर तो मरीज़ जल्दी आया है, शुरू की स्टेज में आ गया, फिर तो बड़े अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। लेकिन उसके बाद अगर देर से आया, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। और ये जो आपने बात की ना कि इसका सरकार, हमने ख़ुद अपने अस्पतालों को ऑर्डर पास कर दिया है कि जो मरीज़ भी आएगा उसका सारा ख़र्चा ट्रीटमेंट का हमारी हुकूमत पंजाब बर्दाश्त करेगी। और चीफ मिनिस्टर ने वाज़े तौर पे मुझे कहा है कि ये पैगाम मैं लोगों को दे दूं कि ये सारा ख़र्चा हमारी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। चलिए जी, बहुत शुक्रिया भाई। इन केस आपको इंजेक्शन लगा है और आपकी आंख में कहीं हल्की सी भी लाली आपको महसूस हो रही है तो फौरी तौर पर अस्पताल जाएं, डॉक्टर्स के पास नहीं जाना, अपने किसी बड़े अस्पताल का रुख करें, क्योंकि मोस्ट लाइकली आपकी बीनाई मुतासर हो सकती है। वैसे मुझे लग रहा है अभी तो इंतज़ार करना पड़ेगा रिपोर्ट में कि क्या आता है कि ये बैच में मसला है, या तो बैच में मसला है, बैच मसला या फिर टेम्परेचर वो जो कंट्रोल है। क्योंकि देखें अक्सर आप फार्मेसी जाते हैं, कुछ इंजेक्शंस, कुछ दवाइयां लेनी होती हैं, वो फ्रिज में रखी होती हैं, आपने देखा है ना, आइस पैक में देते हैं, फिर वो आपको देते हैं, फार्मेसी वाले आपको बताते भी हैं कि किस तरह रखना है, एंड यू ब्रिंग इट होम, और आप भी फ्रिज में रख देते हैं। हो सकता है इस किस्म की कोई चीज़ हुई हो कि मेडिसिन जो थी वो ठीक थी लेकिन उसको हैंडल ठीक तरह नहीं किया गया। व्हाटएवर द केस माइट बी, इट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड थरोली। मतलब सोचें जरा कितने लोग जो हैं वो अंधे हो गए हैं। इस पे हम फॉलो अप करेंगे और देखेंगे कि क्या इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आती है, और फिर वो जो 2 लोग जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं अक्रॉस द प्रोविंस ये इंजेक्शंस, वो किधर गायब हैं। अगर दिल में कोई चोट नहीं है तो फिर आए सामने और फिर बताएं कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। अव्वल तो ये भी अजीब बात है ना कि कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। कोई एक बंदे की फैसले, डिसीजन मेकिंग तो नहीं होनी चाहिए कि जी हम ही प्रोक्योर कर रहे हैं और हम ही आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक पैनल होता है, एक सिस्टम होता है। नहीं, ड्रैप से मंजूर शुदा है, ये कोई अनोखी दवाई नहीं है, ये दवाई पहले से चल रही है, इस्तेमाल हो रही है, बट ये सिर्फ 2 लोगों के नेटवर्क में क्यों थी दवाई? एग्जैक्टली मैं ये कह रही हूँ कि देयर शुड बी कि सिर्फ 2 ही लोग थे जो पूरे पंजाब में, वो भी डिस्पेंसरी के मुलाजमीन थे, वो नो कंपनी जो इस दवाई को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, बेच रहे थे, बांट रहे थे, हॉस्पिटल्स वगैरह को वही प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह को भी दे रहे थे। व्हाट वाज गोइंग ऑन? खैर, इस बारे में हम ज़रूर जैसे ही अपडेट्स मज़ीद मिलेंगी आपको बताएंगे। अभी हम आगे बढ़ेंगे और अच्छी खबर यह है कि एशियन गेम्स के हॉकी इवेंट में पाकिस्तान ने बेहतरीन आगाज़ कर दिया है और चाइना में हो रहे हैं, हांगझू में, और हॉकी इवेंट के अपने पहले मैच में पाकिस्तान ने सिंगापुर को 11-0 से मार दी। वो सिंगापुर हमसे हर मामले में आगे है, हॉकी में नहीं आगे। अब देखें जरा कितने मजा आता है ना कि किसी चीज़ में हम भी ठीक हैं। ग्रीन शर्ट्स पहले क्वार्टर में सिर्फ 1 गोल कर सकी थी, लेकिन जो बाकी 3 क्वार्टर्स थे उनमें उसने सिंगापुर के खिलाफ गोलों की बरसात कर दी, गोले बरस पड़े। अच्छा एनीवे, अरशद लियाकत और अरबाज खान ने हैट्रिक्स बनाई हैं। अच्छा ठीक है। अरशद लियाकत और अरबाज खान, वंस यू गाइस आर बैक, हम आपको बुलाएंगे इंशाल्लाह शो पे, क्योंकि हमें और हीरोज़ भी बनाने हैं, हमें दीगर स्पोर्ट्स से लोगों को भी सामने लेके आना है। हम वैसे करते रहते हैं, पर्टिकुलरली ये फाइटर्स, मिक्स मार्शल आर्ट्स वाले तो हमारे पास बहुत आते हैं, क्रिकेटर्स तो आपको पता ही है स्टार्स होते ही हैं, लेकिन ये हॉकी, इट्स हाई टाइम कि हम हॉकी प्लेयर्स को भी बुलाएं। बेसिकली आपके कहने का मतलब है कि ये जो गोल किया और बरसात कर दी एंड ऑल दैट, दिस शुड ट्रांसलेट इनटू मेडल्स। अदरवाइज आपकी इंडिविजुअल अचीवमेंट तो ये हो सकती है, लेकिन टीम के लिए मेडल लाना शुड बी द अल्टीमेट गोल। होपफुली अभी आगाज़ अच्छा हुआ, इख्तिताम भी अच्छा होगा, उम्मीद तो हमारी यही है। और अभी हम आगे बढ़ते, लेकिन ब्रेक आ गई है बीच में, सो उसके बाद मिलते हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक जी। इनके साथ आपको नहीं पता, आपको पता ही है, यूट्यूबर और टीवी एंकर इमरान रियाज खान बाजियाब हो गए हैं, इस वक्त अपने अहल खाना के साथ हैं। लोग बड़े कंसर्न थे सर्टनली इनके बारे में,
और तकरीबन 5 महीने ये अपनी फैमिली से दूर रहे। पूरी एक टाइमलाइन है, आपको बता देते हैं कि इमरान रियाज को सियालकोट एयरपोर्ट से 11 मई को 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया था और इमरान रियाज को 12 मई को डिस्ट्रिक्ट जेल से रिहा कर दिया गया था। जेल से रिहाई के बाद इमरान रियाज प्राइवेट गाड़ी में बैठकर चले गए थे और उसके बाद तो अच्छा। आपको पता ही है, we'll talk about this in detail later in the show, लेकिन इस वक्त इमरान रियाज जो हैं वो अपनी फैमिली के साथ हैं। It is certainly a good news that he's back with his family. अभी अच्छा, what is not a good news is for the people of Karachi, क्योंकि बहुत से स्ट्रीट हरासर्स हैं जो पकड़े नहीं जा रहे और चूंकि वो पकड़े नहीं जा रहे तो बाकी जो है वो जरा एम्बोल्डन हो गए। तो अब तो रोज ऑन रेगुलर बेसिस कोई ना कोई CCTV फुटेज जो है वो सामने आ जाती है जहां खवातीन को बचपन में खेल होता था, किया जा रहा होता है, चोर सिपाही वाला। मुझे लगता है लिटरली इन विजुअल्स को देख के, इन फुटेजेस को देख के लगता है कि ये चोर हैं जो मुंह चिढ़ा रहे हैं सिपाहियों को कि यार हम तो ये कर रहे हैं और हम ये हरकतें भी करेंगे, हम और अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखाओ, हम दस्तराजी भी करेंगे, हम हाथ भी लगाएंगे, हम ऐसी थप्पड़ मारते हुए भी गुजरेंगे औरतों को, रैंडम औरतों को, मतलब सड़कों के ऊपर जो बच्चियां, माएँ, बहनें अपने घरों से किसी भी सिलसिले में बाहर निकली हैं, चाहे वो किसी बीमार की तीमारदारी करने के लिए जा रही हैं, किसी काम पे जा रही हैं, पढ़ने के लिए जा रही हैं, अपने घर जा रही हैं किसी और के यहाँ से। हम तो nobody is actually safe, तो लिहाजा कराची में खवातीन को हरासा करने के वाकयात जो हैं वो बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रहे। और ताज़ा वाकया जो अभी आप साथ स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, 21 सितंबर को नॉर्थ कराची सेक्टर 11B में पेश आया और वाकये की CCTV भी सामने आ गई, लेकिन 4 दिन गुजरने के बावजूद पुलिस जो है वो इस शख्स को पकड़ने में नाकाम रही है, which is brings us no surprise। काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं जो इन वाक़यात के बारे में हमें पहले भी बताते रहे हैं, अब भी बताएंगे। और सूबाई वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी बात करेंगे कि क्या किया जा सकता है या पहले के जो केसेस हुए हैं उनमें इन्होंने पुलिस से कोई रिपोर्ट मांगी कि भाई आपने क्या अब तक किया है। काशिफ, पहले आपसे ही बात शुरू कर लेते हैं कि ये जो लेटेस्ट इंसिडेंट है 21 सितंबर वाला, ये बताएंगे क्या हुआ है और कोई डेवलपमेंट है रिगार्डिंग दैट? देखें हुमा, ये सर सैयद थाने की हदूद का ये वाक़या है और मज़े की बात इसमें यह है कि पहले CCTV फुटेज मंजर आम पर आती है, वो मीडिया तक पहुंचती है, सोशल मीडिया पर वायरल होती है और उसके बाद पुलिस हरकत में आती है और उस वीडियो की मदद से जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। लेकिन इस बार भी वही मामलात हैं जो हम पहले भी डिस्कस करते हुए आए हैं कि इस केस के अंदर भी मुद्दई नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो केस कमज़ोर नज़र आता है। हमने इससे पहले भी इस टॉपिक्स पर बात की है, जैसे कि जब गुलिस्तान जौहर में ये वाक़या पेश आया उसके बाद उसका मुलजिम आज तक जो है वो गिरफ़्तार नहीं हो सका है। 2 SSPs चेंज हो चुके हैं उस इलाके के, लेकिन इस हवाले से जब हम पुलिस हुकाम से बात करते हैं तो उनकी जानिब से कहा जाता है कि चूँकि उस केस का मुद्दा ही नहीं था तो इसलिए करके जो है वो हम इसके मज़ीद आगे तक नहीं पहुँच सके हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि गुलिस्तान जौहर वाला जो वाक़या था उसमें पुलिस की जानिब से कहा गया था कि जो खातून मुतासरा खातून है उसका जो है वो बयान इब्तिदाई लिया गया था, वो मंजर आम पर आई थी, लेकिन चूँकि वो केस की मुद्दई नहीं थी तो तफ्तीश आगे नहीं बढ़ सकी। उसके बाद एक वाक़या पेश आया बल्दिया के अंदर, औरंगी टाउन के अंदर, समनाबाद के अंदर, और अब ये 5वां ऐसा वाक़या है विदिन 3 मंथ के जिसका जो है वो मुलजिम नहीं पकड़ा गया है। अब तक सिर्फ 2 मुलजिमान 2 मुख्तलिफ CCTV फुटेज की मदद से जो है वो पकड़े जा चुके हैं, लेकिन इस बार भी हमें ये नज़र आ रहा है कि पुलिस की जानिब से इस वाक़े को इस हद तक तफ्तीश नहीं किया जा रहा है। शायद पुलिस की प्रायोरिटी इन केसेस पे जो है वो नहीं है, इसलिए करके जो है वो पुलिस इस पे कोई वाज़ेह वाक़िफ़ भी नहीं देती है। साथ ही साथ आपसे पूछेंगे, देखिए कोई नया फिनोमेना तो है नहीं, छेड़ना, दस्तराजी करना, आवाज़ें कसना, अब ये सारी चीज़ें CCTV कैमरों में भी कैप्चर होती हैं, नंबर प्लेटें आ जाती हैं, शक्लें आ जाती हैं, सारा कुछ हो जाता है। और गुलिस्तान जौहर में तो खैर हद ही हो गई थी। शायद आपको हर सब याद होगा वो लड़का जिस अंदाज में जो भी कर रहा था वो तो ट्रॉमेटाइजिंग था। ना वो पकड़ा गया, ना उसके बाद जितने मुलजिमान कैमरे पे कैप्चर हुए किसी एक को भी नहीं पकड़ा गया। आपको लगता है कि इन वाक़यात में अगर लोग पकड़े जाएं तो दूसरे इनकरेज ना हो या थोड़ा सा डिटरेंस पैदा हो कि भाई हम ये ना करें क्योंकि अब ज़माना बदल गया है? देखें, आज मैं स्पेशल इंस्पेक्टर एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल जो पुलिस है कराची के खादम और उनके DIGs और SP में मीटिंग कर रहा हूँ 12 बजे, एंड आई एम वेरी स्ट्रिक्ट
there is no compromise for such like incidents that should be happening in Karachi. और जहाँ पर बच्चे बच्चियाँ महफूज न हों अपने शहर में, अपने मुल्क में आज़ादाना फिरने के लिए, और ये बहुत अफसोसनाक बात है। डेफिनेटली मैं आई एग्री विद यू, और आपको ये 2 हफ्ते में इसका नज़र आएगा अमल होता हुआ, क्योंकि अब हमने बहुत सख्त पेट्रोलिंग शुरू की है। हमारे तमाम SHOs, DSPs, SPs आपको शाम को 6-7 बजे से लेकर 11 बजे तक नज़र आएंगे। रेंजर्स की हॉटस्पॉट पे वो पर नज़र आएंगी। अभी जाके बड़ी क्लियर मैं बताने लगा हूँ, जिस SHO के एरिया में ये इंसिडेंट होता है 1 और 2 ही विल बी रिमूव्ड। अगर DSP है तो उसको भी विल गोइंग टू टेक सर्टेन वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन, इवन SPs लेवल तक के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, ज़ीरो टॉलरेंस है और बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और फिर जाहिर है कि जब आपके पास CCTV की फुटेज आ जाती हैं, क्लियर चीज़ें आ जाती हैं, तो फिर बात यह है कि अब मेरिट पे हमने पोस्टिंग कर दी हैं, दे एवरीबॉडी इन पोजीशन, देयर इज नो एक्सक्यूज, और ये आपको अब काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट नजर आएगी। आई एम एटलीस्ट सर्टन कि पुलिस और रेंजर्स मिल के जो अभी एक्शन नया करने लगे हैं, इस पर बहुत क्राइम में फ़र्क पड़ेगा। और जो इंसिडेंट हो चुके हैं वी मस्ट ट्रेस देम आउट, और ये भी हमने आज बड़ी क्लियर आपको मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी। चलिए, अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जितनी भी एंड दिस इज इनकरेजिंग कि पेट्रोलिंग भी ज्यादा बढ़ा देंगे एंड ऑल दैट, बात हमें सुनने में तो अच्छी लगी है, बट द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज कि जब CCTV फुटेज के थ्रू ये सारी स्टोरीज हमारे सामने आ जाती हैं, तब भी ये कहा जाता है या ब्लेम कर दिया जाता है कि चूंकि मुद्दई सामने नहीं आई, उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, शी डजंट वांट टू परस्यू द केस, तो लिहाजा देयर इज लिटिल वी कैन डू। अब ये रीजनिंग डज नॉट मेक सेंस। हमारा माशरा ऐसा है, हु इज गोइंग टू कम फॉरवर्ड? जब एक चीज वीडियो में पूरी बनी गई है, पूरी मुल्क ने देख ली है, तो अभी भी मुद्दई की जरूरत है। देखें, स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल, दिस इज जस्ट अ लेम एक्सक्यूज। आई टोटली हूँ आपसे, मैं एग्री करता हूँ, और इसको सबसे बड़ा डिटरेंस ये है कि जो ऐसी हरकत करें वो इमीडिएटली ट्रेस्ड आउट, और इस पे कोई एक्सक्यूज नहीं। आई हैव एटलीस्ट नो रीज़न टू टेल यू कि ये क्यों नहीं पकड़े गए हैं। इसीलिए आज मैंने स्पेशली कॉन्फ्रेंस इसी पर्पस के लिए की है। आज लेकर रबीउल अव्वल का भी जुलूस निकल रहे हैं, लेकिन मैंने फिर भी कहा कि वी कैन नॉट डिले। तो आज इनको मैं बड़े क्लियर पॉलिसी दे रहा हूँ, और मेरे ख्याल में इसको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और जो भी 4-5 केसेज हुए, द एम्फेसिस गोइंग टू बी कि उनको ट्रेस आउट करें, उनको पकड़ें, उनको सजा दें, ताकि इट शुड एक्ट एज डिटरेंस फॉर अदर नॉट टू डू इट। अगर इंसिडेंट होता जाता है और उसके बाद हम पकड़ते नहीं है, तो दिस शोज लॉट ऑफ स्लैकनेस, और इससे मुजरिम इनकरेज होते हैं। 2-3 को पकड़े जाएंगे, उनको सजा नहीं दी और TV पे दिखाएंगे कि उनको हमने किस तरीके से उनको ट्रीटमेंट किया, तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू गेट लॉट ऑफ इफेक्ट। ऐसा ही हुआ कि 2-3 क्या 4-5 नहीं पकड़े गए, तो हर रोज़ ही एक नया मंजर सामने आता है। हारिस साहब, ओवरऑल अभी आपने जिक्र किया कि अब मेरिट के ऊपर तकर्रियाँ हो गई हैं, पोस्टिंग्स हो गई हैं, शहर की सूरत हाल के बारे में अवामी राय भी आप तक पहुँचती होगी, पुलिस हुक्काम भी आपको डेटा बताते होंगे। क्या आपको लगता है गुज़श्ता चंद हफ्तों में या 1-2 महीनों में कोई बेहतरी आई है एज़ फार एज़ लॉ एंड ऑर्डर इज़ कंसर्न्ड, एज़ फार एज़ स्ट्रीट क्राइम इज़ कंसर्न्ड? देखें, आपने देखा होगा कि कई जगह पर पुलिस ने जो डेकॉइट्स हैं उनको उधर ही मारा है, ज़ख्मी किया है, पकड़ा है, और ये एक बहुत इनकरेजिंग चीज़ है। और पीछे एक्चुअली अगर पॉलिटिकल विल हो और आपके स्टेट में एक ही हो कि आपने बिला तफरीक आपने ये कार्रवाई करनी है और किसी को नहीं छोड़ना, और उसके बाद अवाम को इतना कॉन्फिडेंस डेवलप करे कि वो खुद TV पे आके कहें यस नाउ वी फील सिक्योर टू मूव अराउंड विद आवर फैमिली, ये हमारा एम है। और मुझे तो बहुत उम्मीद है कि ये 1-2 हफ्ते में हम इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करेंगे, और जो पकड़ा जाएगा आप उसको भी देखेंगे कि उसको कितनी जल्दी हम इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके उसको केस ट्रायल करते हैं विद प्रॉपर प्रोसिक्यूशन एविडेंस। जो अक्सर ये होता है कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस बड़ी कम बनाई जाती है, फिर अगर 6 दफ़ा कोई बार जुर्म कर रहा है तो लिखा नहीं जाता कि 6 दफ़ा किया, वो हर दफ़ा 1 हफ्ते को बेल लेके आ जाता है और ज़्यादा ट्रेन होके आता है। अच्छा, एक और मामला, चूँकि कराची जो है माशी हब भी है और बहुत से मामलात पाकिस्तान की मईशत के कराची से जुड़े हुए हैं, सो वो जो क्रैकडाउन का सिलसिला था, चाहे वो ड्रग्स स्मगलर्स के ख़िलाफ़ हो, मनशियात जो बड़ी आम है हमारे माशरे में, लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट, या फिर ईरानी तेल की स्मगलिंग का मामला हो, कराची से आ रहा है, जा रहा है, इधर भी फ़रोख्त हो रहा है, ये मामलात कहाँ तक पहुँचे, कितनी बेहतरी आई है इसमें? आपने आई थिंक ये तो TV पे देखा होगा कि बहुत ही हद तक फ़र्क पड़ा है। हमने बलूचिस्तान के और सिंध के बॉर्डर को काफ़ी हद तक सील किया हुआ है। डीजल पेट्रोल जो आता था, 50 टैंकर और बाउजर्स हमने इम्पाउंड कर लिए हैं जिनके अंदर ये ऑयल तेज आ रहा था। फिर आपने देखा होगा कि माड़ी केरी में कितने गोदामों के अंदर जो रेड की गई है, कस्टम, रेंजर्स और पुलिस ने मिलके
जहाँ से वो स्मगल सामान बहुत ज़्यादा समर्थ वो पकड़ा गया है। फैक्ट्रीज पे रेड हुए जहाँ पे गुटखा बनाया जाता है वो हमने पकड़ा है। छालिया कौमियान वो बहुत ज़्यादा पकड़ी गई है। उसके साथ जो होर्डिंग का सामान था जिसमें मेरे ख्याल में कितने लाख टन हमने चीनी और ये तरह के आटा और ये चीज़ें रिकवर की हैं जो कि तैयार था। यूरिया बहुत ज़्यादा तादाद पकड़ी गई है। अभी हमने ये सारा घेरिया तंग किया। अभी फूड के जो बहुत बड़े गोदाम हैं जहाँ कहते हैं जी कि चूहे खा के गंदम, वो हम गोइंग टू डू इट। आई थिंक ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है 4 हफ्ते में काफ़ी। और यही फिर हमने ये भी किया कि जो भी गंदम चीनी रिकवर होती है जल्दी से जल्दी उसका केस ख़त्म करके केस प्रॉपर्टी हटाया जाए और वो आवाम को सस्ता आटा चीनी दी जाए ताकि इसके ट्रिकलिंग इफेक्ट जो है वो नीचे डाउन टू गरीब लोगों तक पहुंचना चाहिए। ये नहीं है कि आगे बस पकड़ लिया जमा हो गया 6 साल केस चलता रहा, नॉट एट ऑल। तो ये हमने पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये कोर कमांडर की चीफ मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शन भी है कि इमीडिएटली केस प्रॉपर्टी शुड बी रिलीव्ड और वो उसको चाहे अब यूटिलिटी सोर्स पर दें कहीं और दें। जी हारिस साहब, ओके ये हो गया। अब आई वुड हाउएवर लाइक टू ब्रिंग इट बैक टू स्ट्रीट हैरेसर्स और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ पे हम एक दफ़ा फिर बात इसलिए करना चाहते हैं। काशिफ, आप बताइएगा कि हमने एक फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर का एक दफ़ा बताया था कि कराची पुलिस ने वो भी इंस्टॉल किया और अब बड़ा सेंसिटिव है वो सॉफ्टवेयर और बहुत अच्छी तरह एक्यूरेटली वो बता देगा कि ये किसकी शक्ल है, आइडेंटिफिकेशन। ये तो प्राइवेट कैमरे हैं लोगों के जो उसका हुआ क्या? क्योंकि इस सॉफ्टवेयर का हमने बात की है अपने फोरम पे। मतलब हमें एग्जांपल्स मिल रहे हैं लाहौर के, गुजरांवाला के, जहां हरासर्स को पकड़ा भी जा चुका है और वो क्विकली उस पे एक्शन लेते हैं, बट नॉट हियर इन कराची। तो वो सॉफ्टवेयर किधर गया? जी देखिए, जब पहला वाक़या रिपोर्ट हुआ गुलिस्तान जौहर वाला, तो आपको भी वो सीसीटीवी फुटेज याद होगी कि उसमें जो मुलजिम है उसने मास्क पहना हुआ है। तो हमने जब फेस रिकग्नाइज सिस्टम जो मुतारिफ़ करवाया गया है सिंध पुलिस की जानिब से भी, तो हमने उनके सामने वो सीसीटीवी रखी और हमने कहा कि इसका फेस क्यों नहीं इसमें आ रहा। तो उनकी जानिब से मौके पर इख्तियार किया गया चूँकि मास्क है तो इसलिए करके नहीं आ रहा। लेकिन पुलिस की जानिब से ये दावा किया गया था कि 100 से ज़ायद सीसीटीवी फुटेज इस केस के हवाले से जो वो मंजर आम पर आई थी उनके पास, और उसमें से जो है वो उन्होंने वो सीसीटीवी फुटेज भी दी। हम इस केस को भी छोड़ देते हैं, जो इसके अलावा अब 4 दीगर केसेस हो चुके हैं, उनकी सीसीटीवी फुटेजेस वाज़े तौर पर सामने हैं। जो ये सर सैयद थाने की हदूद में केस पेश आया है उसमें भी जो है वो वाज़े तौर पर जो है वो मुलजिम को देखा जा सकता है, उसकी मोटरसाइकिल शनाख्त की जा सकती है। तो क्या ऐसी वजह है? मैं आपको वाज़े तौर पर इसमें बताऊँ कि जब भी हम पुलिस से इस बारे में ऑफ रिकॉर्ड या ऑन रिकॉर्ड बात करते हैं तो उनकी जानिब से कहा जाता है कि चूँकि जिन केसेस में मुद्दई नहीं होते हैं उनको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जाता है। आप भी ये देख सकते हैं कि हारिस साहब ने बिल्कुल वजह फरमाया कि वो इस चीज़ को लेके चलना चाहते हैं, लेकिन 5 केसेस हो चुके हैं। उसके बाद आज ये मीटिंग अपनी अरेंज कर रहे हैं और इस मीटिंग के अंदर ये दावा कर रहे हैं कि 2 हफ्ते तक ये हो जाएगा। इससे कबल जो है वो शजील इनाम मेमन साहब ने भी कहा था कि हम 2 दिन के अंदर इन केसेस को ट्रेस कर लेंगे। वो केसेस आज तक ट्रेस नहीं हुए और इवन ये कि अब विद इन 3 मंथ ये केसेस 5 तक पहुँच चुके हैं। अगर इसी तरह ये तादाद बढ़ती रही तो क्या जो CCTV फुटेज वाज़े एविडेंस है वो मिट नहीं जाएंगे? क्या वो गायब नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल, बात ये है कि ये तो चले मंजरे आम पे चीज़ें आ गई हैं। देयर आर सो मैनी जो नहीं आती। ब्रिगेडियर साहब, दिस हैज़ गिवन यू अनदर पॉइंट टू टॉक अबाउट इन द मीटिंग टुडे, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि जब हमारे पास इतनी सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर मौजूद भी हो तब भी ये रीजनिंग दे देना कि जी मुद्दई ने पुश नहीं किया तो हम क्यों सीरियसली लें। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, शुडंट बी एक्सेप्टेबल। देखें, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और मैं ये रिपोर्टर से बिल्कुल बात कर रहा हूँ। कोई एक्सक्यूज़ नहीं है और ये एक्सक्यूज़ अब नहीं चलेगा। मैं बड़ा क्लियर आज वार्निंग देने लगा हूँ और आपको फिर कुछ लोग भी जाते हुए नजर आएंगे जो इस पे अमल नहीं करेंगे। आई थिंक वील हैव टू, जो पहले नहीं होता था कि हम पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हो जाती थी और वो करते थे, अभी हमने मेरिट पे किया है। किसी से हमारी कोई डिमांड नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। सिस्टम एक ही है कि यू हैव टू प्रोवाइड रिलीफ टू द सिंध कराची के लोगों के लिए। राइट, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। वी आर गोइंग टू परस्यू दिस। हम तो आपको पता ही है इस बात के पीछे पड़े रहेंगे और चूंकि आज बहुत वादे हुए हैं कि थिंग्स विल चेंज, सो वी विल लुक इनटू दैट एज वेल। हाँ जी, अभी हम आगे बढ़े या ब्रेक लें? ब्रेक लें। वेलकम बैक भाई। बताना आपको यह कि सऊदी अरब में जारी 6 मुल्की ख़वातीन फुटबॉल टूर्नामेंट में सनसनीखेज मुकाबले के बाद सऊदी अरब ने
पाकिस्तान को 1-0 से शिकस्त देती है और मैच का वाहिद गोल जो है ना, खुश क्यों हो? ये सैड बात मतलब है। मैच का वाहिद गोल स्टॉपेज टाइम के 93वें मिनट में हुआ। पाकिस्तान को कई चांसेस मिले लेकिन टीम हमारी क्या ना कर सकी, ऑब्वियसली गोल ना कर सकी। सो अब हम 5वीं पोजीशन के लिए compete करेंगे। हाउ सैड इज दैट? और वो भी खेलेंगे हम अगेंस्ट लाओस, जो कि मुझे उसकी एंडिंग भी ऑलमोस्ट नजर आ रही है कि क्या होगी। ऐसा लग अच्छा रहा जी, इंशाल्लाह हम 5वीं के लिए तो होपफुली जीत ही जाएंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। नॉट हैपनिंग, ब्रेक ले लेते। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट, क्योंकि हमने आपसे कहा था कि शुरू में जो हमने बात की थी ना, वो हमने थोड़ी सी बात की थी, ज़्यादा नहीं की थी। अब ज़रा हम डिटेल में बात करेंगे, तो शुरू हो जाते हैं। भाई अगले माह भारत में होने वाला है वर्ल्ड कप और उसके लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान भी हुआ है। बाय द वे हम जब जा रहे थे, आपको याद है ना, फ्राइडे को उस वक्त ही होना था, थोड़ी देर बाद। पाकिस्तान अपना पहला वार्म अप मैच 29 सितंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा, लेकिन अब तक वीज़ों का मामला हुआ है लटका। भारतीय वजारत दाखिला ने NOC जारी नहीं किया है, हालांकि 25 रुकनी स्क्वाड के कागजात 2 हफ्ते कबल ही भारत भिजवाए जा चुके थे और इब्तदाई प्लान के मुताबिक पाकिस्तानी स्क्वाड को दुबई में क़याम के बाद भारत जाना था। वीज़ों में ताख़ीर के बायस अब पाकिस्तानी स्क्वाड का 26 सितंबर को बरासत दुबई भारत पहुंचने का प्लान है और अब ज़रा ये भी बता रहे हैं कि आज वीज़ों के इजरा का कवी इम्कान है। मतलब ऐसा करें कि अगर 27 को मैच है तो 27 को ही पहुंच जाए ना टीम, 26 को जाने की क्या ज़रूरत है? थोड़ा सा रेस्ट, थोड़ा सा उन गलतियों से सीखें जो हमने पिछली बार की थी। ओके फाइन, एक दिन पहले ही पहुंचती हैं, लेकिन दिस इज़ टू मच कि आप वीज़ों का अभी 3 दिन रह गए, 4 दिन रह गए, अभी तक वीज़े नहीं हुए। आई वुड पर्सनली लाइक टू नो बाकी कितनी टीमों के साथ यही ट्रीटमेंट हो रहा है। सो ये तो सुहेल इमरान हमारे साथ मौजूद हैं और सिक्कू भाई भी हैं, तो उन दोनों से बात कर लेते हैं। सुहेल भाई, बाकी तमाम टीमों को, तमाम स्क्वाड्स को, तमाम डॉक्यूमेंटेशन, उनकी ट्रैवलिंग मुकम्मल हो गई है, सिर्फ हम ही एक्सेप्शन है अभी तक? जी डेफिनेटली अब्दुल्ला, सिर्फ पाकिस्तान टीम ऐसी है जिसको अभी तक वीज़े जो हैं भारत के वो जारी नहीं किए गए। हालांकि एशिया कप में जो बांग्लादेश की टीम थी वो भी अपने मुल्क में पाकिस्तान के बाद पहुंचती है और पाकिस्तान के खिलाड़ी पहले पहुंचते हैं, उनको भी वीज़ों का इजरा कर दिया गया है। और ये जितनी भी बाकी टीमें बचती हैं जिनको वीज़ा की ज़रूरत है और वहाँ पहुँचने उनमें से सिर्फ वाहिद पाकिस्तान टीम है। पाकिस्तान टीम के लगभग 2.5 हफ्ते पहले जो एक डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो जमा करवा दिए गए थे, जो भी फहरिस्त थी, और उसके बाद जो ही पाकिस्तान टीम एशिया के बाद वापस आती है, 2 टोलियों की सूरत में पाकिस्तान टीम पहुंची थी, उसके बाद उनके पासपोर्ट्स भिजवा दिए गए थे। जो इतलात यही है कि फ्राइडे को लास्ट भिजवाए गए थे, पिछले से पिछले फ्राइडे को भिजवाए गए थे और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि सब मिलकर इंतजार कर रहे हैं जुमे तक वीज़े जारी कर दिए जाने चाहिए थे। लेकिन आज बहुत ज़्यादा होपफुल इस लिहाज से है कि पाकिस्तान ने दरमियान में ICC के साथ रब्ता किया था और ICC ने फिर BCCI से बात की थी और BCCI ने को शिकायत हमने की थी कि भाई ये जो BCCI है ये एज यूजुअल ये हरकतें कर रहा है। अब्दुल्ला, एक एग्रीमेंट होता है जो होस्ट कंट्री की जानब से एग्रीमेंट होता है जिसमें तमाम चीज़ों का तय किया जाता है कि उनको क्या क्या प्रोटोकॉल दिए जाएंगे। उसमें एक वीज़ा की शक भी होती है और उसके ऊपर सब ने साइन किए हुए हैं कि जी बर वक्त वीज़े जारी किए जाएंगे और उसके साथ साथ फैंस, ब्रॉडकास्टर्स, वो भी सब कुछ उस एक मुआहिदे में शामिल होता है। लेकिन हैरानकुन तौर पर यही कहा जा सकता है कि ये जानबूझकर डिले किया गया है, लेकिन मसला हल हो जाएगा और पाकिस्तान एज पर प्लान जो है वो तो ऑब्वियसली मसला हल एंड में हो जाएगा। लेकिन किसी को इतना जिच करके, इतना तंग करके अगर किया जाए तो ये तो कोई बात ना हुई। आई मीन इससे आपकी ट्रीटमेंट का ही पता चल जाता है कि हाउ दे ट्रीट यू एंड हाउ दे ट्रीट द अदर्स। सिकंदर बख्त, आपको भी इस कॉन्वर्सेशन में लाएंगे। वैसे तो मेरा सवाल शुड बी व्हाई आर वी इवन गोइंग आफ्टर ऑल दैट इज हैपनिंग, कंसिडरिंग हमारा पहले मैच को सिक्योरिटी ही नहीं दे रहे ये कि ये बंद इनक्लोज्ड जो है उस एनवायरनमेंट में ये होगा। हमने क्या सीखा है एशिया कप से? देखो हुमा, जो आप बात कर रही हो मैं बहुत दफ़ा ये कहती हूँ, अभी भी हम जाएंगे उनके लिए मिठाइयाँ लेके जाते हैं यहाँ से, कोई मतलब रबड़ी शबड़ी ले जाकर उनके कदमों में रख दें, उनके कदमों में बैठ जाएं, सर हम आ गए हैं, हुक्म करें, अब हमने क्या करना है। देखें, ये जो वीजे का इश्यू है, इससे पहले सुहेल इमरान को शायद ज्यादा बेहतर याद होगा, अभी कोई 2-3 महीने पहले की बात है, हमारी एक हॉकी टीम गई थी वहां पे, तो उनको भी उन्होंने उस दिन वीजा इश्यू किया था या एक दिन पहले, या वो होटल पहुंचे हैं लड़के हॉकी के, सामान रखा है और हॉकी का मैच खेलने गए।
इतना उन्होंने उनको तंग किया वीजे के लिए, उसके बावजूद भी हम वहां जा रहे हैं। अब उस्मान ख्वाजा जो ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है, जो इसकी बर्थ इस्लामाबाद में हुई है, रावलपिंडी का लड़का है, वो फिर ऑस्ट्रेलिया चला गया, नाउ ही प्लेस फॉर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम पहुंच चुकी थी इंडिया, उसको वीजा नहीं दिया था। वो कोई हफ्ते 10 दिन बाद पहुंचा था वहां पर, उसको दोबारा मतलब ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया ने प्रेशर डाला होगा कि भाई उसको वीजा दो, ये तो ऑस्ट्रेलिया ने, उन्होंने कहा नहीं जी ये पाकिस्तान में पैदा, उसको नहीं दिया। फिर भी हम जा रहे हैं। यानी मैं हुकूमत पाकिस्तान से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं आखिर क्या वजह है, वो हमारे पास नहीं आते, हमें वो ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। और अल्लाह खैर करे, मुझे तो डर लग रहा है उन सहाफियों पर, उन रिपोर्टर्स पर जो जाकर कवर करेंगे, इंडिया में अकेले होंगे, उनके साथ क्या होगा, क्या उनको सिक्योरिटी मिलेगी? मैं तो इस बात पे डर रहा हूँ, मुझे तो बहुत ही इस बात का खदशा लग रहा है। वैसे तो इंडियंस दे आर वेरी नाइस, मेरे साथ कभी भी कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। एग्जैक्टली यही कहना था, पीपल टू पीपल जो रिलेशंस है वो फिर भी ठीक हैं। आई एम श्योर इंशाल्लाह हम जाएंगे तो हम ठीक भी रहेंगे। कोई शरारत कर दे, ये बहुत शरारती हो गए हैं आजकल, इनको तो पता नहीं मौका चाहिए। मैं तो एक अजीब अजीब क्लिप्स देखता हूँ जो कि भारत के लोग भारत से पोस्ट कर रहे होते हैं, कि वे ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि मैं शर्मिंदा हो रहा हूँ कि ये कोई मतलब है कि पढ़ा लिखे लोग हैं, ये कोई कौन सा मुल्क है, ये जहालत की इंतहा है उधर। वो जो हरकतें वहाँ पे हो रही हैं। सुहेल ये बता दीजिए कि अगर आज वीज़ा आ भी जाएगा तो हम कब ट्रैवल करेंगे? क्या हम कल फौरन निकल जाएंगे, अर्ली मॉर्निंग हमारी फ़्लाइट होगी, क्या बरास्ता दुबई ही पहुँच रहे हैं, इंडिया कब तक पहुँच जाएंगे? ज़ाहिर रेस्ट भी है, फिर सारे माहौल से वो भी आशना भी होना है, क्या मामला होगा? अब्दुल्ला, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी हालांकि वीज़ा नहीं मिले हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी एक आइटनरी ज़रूर जारी की हुई है, जो एडवाइजरी है, जो ट्रैवल एडवाइजरी है वो भी जारी की हुई है, जिसमें आज 4 क्रिकेटर्स हैं वो मीडिया से मिलेंगे, उनके सवालात के जवाब देंगे। और कल प्री डिपार्चर प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर को रखी गई है, 1 बजे कदाफी स्टेडियम में कप्तान बाबर आजम करेंगे। और जो रवानगी का शेड्यूल है वो बुध की अर्ली मॉर्निंग है, 3:30 बजे यहाँ से दुबई के लिए एक फ़्लाइट जाती है, उस पर पाकिस्तान टीम जो है वो रवाना होगी, दुबई पहुंचेगी और दुबई से हैदराबाद दक्कन के लिए रवाना होगी। और अगर पाकिस्तान टीम को वीज़ास जो हैं वो फ्राइडे को मिल जाते हैं तो प्लान यही था कि 2 रोज़ पाकिस्तान टीम दुबई में क़याम करेगी, वहाँ पर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ रखी गई थी, फ्रेश होंगे खिलाड़ी, बाइंडिंग होगी, आपस में मिलेंगे, जल होंगे, और उसके बाद पाकिस्तान टीम ने वहाँ से हैदराबाद दक्कन के लिए रवाना होना था। लेकिन अब चूँकि वीज़ास अभी जारी नहीं हुए तो फिर जिस दिन तारीख थी पाकिस्तान की इंडिया पहुँचने की वो 27 सितंबर ही थी, और उसी रोज़ पाकिस्तान टीम यहाँ से ट्रैवल करेगी लाहौर, फिर दुबई ट्रांजिट 2-2.5 घंटे का, फिर वहाँ से हैदराबाद दक्कन के लिए रवाना होगी। तो दुबई वाली एक्टिविटीज़ नहीं हो सकेंगी अपेरेंटली अब? जी डेफिनेटली। हाँ, अच्छा, अब सिकू हमारी ना टीम स्कॉट के ऐलान के बाद आपसे अब बात हो रही है एक्चुअली लाइव, सो हम ज़ाहिर है आपसे पूछेंगे कि कंसिडरिंग जो भी हालात हैं, जो इंजरीज हैं, जो दस्तयाब रिसोर्सेज हैं, उसमें यही बेहतरीन हो सकता था। और बाबर आजम का भी ये कहना था कि ज़्यादा चेंज ना किया जाए वरना कॉम्बिनेशन जो है वो टीम का डिस्टर्ब हो जाता है। सो योर थॉट्स? बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ इस बात पे, और मैंने इस बात को शाहज़ीब खानज़ादा के प्रोग्राम में जब हम कर रहे थे उस वक्त यही बात कही थी कि बिल्कुल इन्हीं लड़कों को भेजना चाहिए था। इस वक्त लड़कों को तब्दील करना बहुत बड़ा गलत काम होगा, नए बच्चों को लेके आना। बाबर जिन लड़कों को लेके चल रहे हैं, जिनके पर उनको भरोसा है, उनको लेके जाने दें, मगर उनको ये बता दें कि आप 2 वर्ल्ड कप 2 एशिया कप हार चुके हैं पाकिस्तान के लिए, एक अंडर 19 का वर्ल्ड कप एज अ कैप्टन, ये आपकी चॉइस है। ये इस वक्त सेलेक्टर की टीम नहीं है, ये बाबर आजम की टीम है जो उन्होंने सेलेक्टर ने अप्रूव किए, जो कि बिल्कुल सही किया है। मैं भी अगर सेलेक्टर होता, मैं कप्तान को बिठा के बोलता आपको क्या लड़के चाहिए, ये वर्ल्ड कप है, आके शिकायत ना कीजिएगा कि मुझे वो लड़के नहीं मिले जो मैं चाहता था। तो उनको वही लड़के मिले हैं जो चाहते थे, वो जाएं और आके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो माने कि जी मैंने लड़के सेलेक्ट किए थे जो कि अच्छी परफॉर्मेंस दे। जो इंजरीज हैं आपको पता है, एक लड़के पे मैं हैरान हूं कि देखें पूरे जो पिछले दिनों सिलसिला चलता रहा है तो रिजर्व विकेट कीपर आपने सरफराज को रखा था और कहते थे कि कंकशन रूल की वजह से वी नीड अ एक्सपीरियंस विकेट कीपर। अब जब वर्ल्ड कप हो रहा है, जिम्बाब्वे की सीरीज में सरफराज था, और जब वर्ल्ड कप हो रहा है तो वहां पे एक नए लड़के को रख दिया जिसकी कोई लड़का बंदा उसकी तारीफ नहीं कर रहा। हर आदमी हैरान है कि मोहम्मद हारिस वहां पे कैसे आ गए। तो आप ये सिलेक्टर की मुझे सोच समझ में नहीं आई, ना बाबर आजम की समझ में आई। मैं सिलेक्टर को तो छोड़ देता हूँ, ये बाबर आजम की टीम है, बाबर आजम की ये चॉइस समझ में। मुझे ऐसा महसूस होता है कि अगर खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, उसको चोट लगती है कभी,
हो सकता है, क्रिकेट है, खेल है, मसल फुल हो जाए रिजवान का, तो फिर क्या मोहम्मद हारिस वहां खेलेंगे, यहाँ से सरफराज को भेजेंगे? उसने अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में 100 किए हैं, इतने रन्स कर रहा है, वो इज इन अ गुड फॉर्म। तो मेरे ख्याल से एक ये गलत हुआ है उनसे, और दूसरा वसीम का है। मोहम्मद वसीम जो थे वो वहां पर टीम के साथ मौजूद थे, मगर खिलाया जमान खान को, फिर जमान खान को निकाल दिया और वसीम को टीम के साथ ही रखा है। तो भाई क्या उन्हें घुमाने लेकर गए थे एशिया कप में, तो उनको खिलाया क्यों नहीं? तो ये दो सवाल हैं कि जो कि इसमें थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। अदरवाइज टीम बिल्कुल सही है, बाबर आजम की अपनी टीम है, जाएं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करें, और जो भी रिजल्ट आए हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, और आप भी एक्सेप्ट करें कि अगर गलत होता है या अच्छा होता है व्हाटएवर, तो ये बाबर आजम की टीम है। सोहेल, ये जो हारिस के ऊपर एतराज़ है सुकू भाई का, ये और भी क्रिकेटिंग हलकों में कहीं और से भी एतराज़ उठा है? और ये वसीम जूनियर को रखना, जमान खान को निकालना, ये भी बीच में बता दें कि जमान खान को तो खिलाया ही मतलब बड़े लास्ट ओवर्स। जी अब्दुल्ला, जो भी टीम मुंतखब हुई है, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा अब हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। जी, वो तो करेंगे, वैलिड है, उसके ऊपर बात की जा सकती है, मोहम्मद हारिस साहब देखें, मोहम्मद हारिस पाकिस्तान टीम में थे, ये मतलब बाहर से नहीं आए ट्रैवलिंग रिजर्व में, ये पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे और पिछले साल 1.5 साल से पाकिस्तान टीम के साथ हैं और उनको ऑन एंड ऑफ खिलाया भी जाता रहा है। मोहम्मद हारिस ये नहीं है कि ट्रैवलिंग रिजर्व का खिलाड़ी, उन्हें वो 15 में या 16 में या 18 में शामिल नहीं थे तो उन्हें बाहर से लाया गया है। डेफिनेटली मोहम्मद हारिस टीम के साथ है। अगरचे हमने 2019 के वर्ल्ड कप के बाद बहुत कम वनडे मैचेस खेले, लेकिन साल 1.5 साल से अगर आप पूरे का पूरा कॉम्बिनेशन देखें, ये तकरीबन वही टीम है जो नीदरलैंड के दौरे से लेके अब तक हम उनको खिलाते रहे। और ख़ास तौर पर न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 3 वनडे मैचेस इस साल थे, फिर 5 मई में होते हैं, अप्रैल मई में, और उसके बाद 3 अफगानिस्तान के खिलाफ, फिर हम एशिया कप खेलते हैं, तो उसमें ज़्यादा रद्दोबदल नहीं किया गया। जहाँ तक वसीम जूनियर की बात है, डेफिनेटली उसके ऊपर बहस हो सकती है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर लोगों ने भी कहा है कि मोहम्मद वसीम जूनियर जो हैं वो उस तरह डिलीवर नहीं कर पा रहे जितना आपने उनको साथ रखा हुआ, या बेंच पर बैठे बैठे वो ज़ाया हो रहे हैं, या उनके ऊपर कप्तान का अदम एतमाद है। जब उनको मैच भी खिलाया जाता है तो उनसे तो पूरे ओवर्स भी नहीं करवाए जाते, इसका मतलब है कि कप्तान का उनके ऊपर एतमाद नहीं है। तो फिर आप क्यों नहीं जमान खान को लेके आए? जब आप उनसे पूछते हैं कि जमान खान, वो कहते हैं कि जमान खान के पास तजर्बा नहीं है। अगर जमान खान को वर्ल्ड कप पे इतने बड़े इवेंट में, जहाँ पर इंडिया में कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसने वहाँ पर मैदानों में वहाँ पर खेला हो कोई मैच, ये वाली जो मौजूदा टीम है, तजर्बा तो किसी खिलाड़ी को नहीं है वहाँ पर खेलने का। लेकिन उस दौरान अगर हम एक ऐसे मटेरियल को लेके चले जाते हैं। अच्छा ये सोहेल, तो फिर ये जरूर बता दें, क्योंकि ये भी आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है, इस वक्त जो हमारी टीम है इनमें से कितने प्लेयर्स हैं जिन्होंने इंडिया जाके नहीं खेला अभी तक? जो मोहम्मद नवाज़ हैं वो टीम का हिस्सा तो ज़रूर थे, जो लास्ट पाकिस्तान टीम 2016 में गई थी ICC T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए, वो लेकिन वो खेले नहीं थे, प्लेइंग 11 में नहीं खेले थे, लेकिन स्क्वाड का हिस्सा थे। उसके अलावा कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है। आगा सलमान ज़रूर चैम्पियंस लीग के लिए वहाँ पर खेलने गए हैं, लेकिन किसी ने इंटरनेशनल क्रिकेट वहाँ पर नहीं खेली हुई इंडिया में जो स्क्वाड इस वक्त चुना गया है, या जो भी जितने भी खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं स्क्वाड में। अब तो सर्टनली यही है कि जो भी नाम फाइनल हो गए हैं उनको हमें सपोर्ट करना है। वैसे सिकू, जो हमारी एशिया कप में डिफीट या परफॉर्मेंस थी, आपको लगता है कि हम भी उस पर शायद अब कम बात करें और सब भुलाकर सिर्फ वर्ल्ड कप के ऊपर फोकस करें, और टीम भी रिकवर कर गई हो? एक इमोशनल डैमेज भी होता है। उम्मीद तो हमारी यही है कि एक नए जज्बे के साथ मैदान में नजर आए। देखो, अभी इन्होंने कहा कि हमें टीम को सपोर्ट करना है, सुहेल इमरान साहब ने, तो मैं तो टीम को सपोर्ट ही करेंगे। हमें प्रोग्राम में क्यों बुलाया जाता है? हमें इसलिए बुलाया जाता है कि हम बताएं कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। वो मैंने बता दिया। मैं आज भी सवाल उठा के रखा हूँ कि सरफराज को आप लेके घूमते क्यों रहे? उस वक्त मैंने ऑब्जेक्शन किया था, क्यों ले जा रहे हैं? नौजवान लड़के को ले जाएं। उस वक्त कहा नहीं जी, सीनियर चाहिए। अब जब वर्ल्ड कप हो रहा है तो सीनियर को निकाल दिया, ये मेरा ऑब्जेक्शन है। हारिस को भी लेकर घूमते रहे हैं, सोहेल भी नहीं घूमते नहीं रहे, इतना नहीं लेकर घूमे। वो T20 का प्लेयर है, आपको पता चल जाएगा, आप देख लीजिएगा। हमने भी क्रिकेट खेली है, तो हमें भी अंदाजा है कि कौन सा प्लेयर कैसा खेलता है, उसकी टेक्निक क्या है क्या नहीं है, वो हमें पता है। हो सकता है वो बहुत ज्यादा स्कोर करे, बिल्कुल ठीक बात है। जब टीम मैदान में उतरेगी हम खुद उसको सपोर्ट करेंगे, मगर जब टीवी का प्रोग्राम होता है, आप मुझे बुलाते हैं तो यही पूछते हैं ना कि क्या गलती है क्या नहीं है। वो तो मुझे पता नहीं है। हम सपोर्ट तो करते हैं टीम को, वो करेंगे भी। जब वो टीम में उतरेगी नारे भी मारेंगे, मगर मैंने जो पॉइंट्स बता दिए वो बता दिए। अब दूसरा सवाल आपका क्या था रिगार्डिंग इंजरीज था, क्या था?
बस यही था कि लड़के भी एक इमोशनल डैमेज होता है ना, जो एक देखिए हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। आप अभी एक और बात हो गई थी कि कौन से लड़के वहाँ गए नहीं गए, मुझे ऐसी इंफॉर्मेशन है जो भट्टी साहब वगैरह डिस्कस कर रहे थे, मैं इसको बिल्कुल रिकन्फर्म करूंगा कि अंडर-19 खेलने लड़के गए थे और शायद उस अंडर-19 टीम में बाबर थे। ये मैं कंफर्म करता हूँ, अभी आज मैं इसको रिकन्फर्म करूंगा कि वो भारत सुहेल भाई, डू यू हैव एनी इन्फो अबाउट इट? बाकी जो गए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट का आईसीसी का कोई इवेंट तो नहीं खेला, लेकिन अंडर-19 में बाबर गए में इंडिया कभी खेलने? ये मुझे भी तस्दीक करना पड़ेगी इस बात की, मेरे इस वक्त जो है फौरी तौर पर नॉलेज में नहीं है। चलिए अगर गए भी थे तो यू नो, लेकिन मैं इंटरनेशनल एग्जैक्टली कप्तान है वो, इतने मच सेलिब्रेटेड। Okay, right. Thank you so much for being with us. सुहेल इमरान जी क्विकली सिकू उमर जी सवाल है वो सुहेल इमरान से जरूर पूछें कि ये जो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हमारा मैच हो रहा है वो वार्म अप मैच, उसमें क्राउड को क्यों नहीं इजाजत दी जा रही? कोई वजह है? सिक्योरिटी नहीं दे सकते ना। एक दिन कोई एक दिन हिंदू बिरादरी का कोई इवेंट है, अगले दिन रबीउल अव्वल का वो कह रहे हैं जुलूस है, तो वो नहीं मैनेज कर पा रहे। अच्छा, तो ऐसी कुछ मतलब ऐसे मसाइल हैं। ठीक है जी बिल्कुल यही बताया जा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग विद अस। लो जी, फिर हमारी टीम अब वीज़े लग जाएंगे तो चली जाएगी, और जो स्केड्यूल्ड हमारा डिपार्चर था उस पे नहीं हम जा पा रहे हैं। सो या बहुत सी चीज़ें उस तरह नहीं है जिस तरह सोची जाती हैं, बट यू नो द टीम का टेम्परामेंट इस तरह होता है कि अगेंस्ट ऑल ऑड्स दे वर्क। खिलाड़ी होते हैं तो खतरों के खिलाड़ी। ब्रेक के बाद मिलते हैं। Good morning. All right, let's talk. Paul, why are you laughing? You saw something, na? You watched something. We shared a joke. Okay. So yeah. अच्छा, पॉलिटिकल बात कर लेते हैं अब, और इस पे मजीद। This is no joke. मुस्लिम लीग नून को हालात साजगार होने के बावजूद सियासी तौर पर कई बड़े चैलेंजेस का सामना है। सबसे बड़ा चैलेंज है ऐसा इंतखाबी बयानिया जो इंतखाबात में इतना मकबूल हो और बेसिकली इतना मकबूल हो कि नून लीग एक मरतबा फिर इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँच जाए। मगर पार्टी में दो तरह के लोग मौजूद हैं, आपको पता ही है। एक ग्रुप मुज़ाहिमती और दूसरा मुफाहिमती बयानिए के हक़ में है। इस सूरत हाल ने खुद नून लीग को इम्तिहान में डाल रखा है। नवाज शरीफ वतन वापसी से पहले अंदाज़ों के मुताबिक एक जारहाना बयानिया तश्कील देने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उन्हें समझाने के लिए शहबाज शरीफ को फौरी लंदन बस जाना पड़ा। आए ही थे कि जाना पड़ा, और आज की तारीख तक नून लीग के पास इलेक्शन में जाने के लिए वोट को इज्जतों की तरह कोई वाज़ेह बयानिया नहीं है। परफॉर्मेंस का नारा हालिया इत्तेहादी हुकूमत की कारकर्दगी की नज़र हो गया, वो तो आपको पता ही है, हो नहीं सकता। वोट को इज्जत दो। नवाज शरीफ जो बयानिया चाह रहे हैं वो नून लीग अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन नून लीग ये भी अफोर्ड नहीं कर सकती कि मियाँ साहब वापस ना आए, क्योंकि नवाज शरीफ की वापसी ही नून लीग में कुछ जान डाल सकती है। सुनने में आ रहा है कि नवाज शरीफ मुज़ाहमती बयानिया छोड़ने पर मुज़ाहमत कर रहे हैं, चाहते हैं कि जिन्होंने उन्हें साजिशों से हटाया उनका एहतसाब जो है वो किया जाए। इस मामले पर अब लंदन में नशस्तें आपको पता ही है कि लगी हुई हैं। बहरहाल अवाम अपने फैसले एक बार फिर लंदन में होते देखकर खुश तो नहीं हुई होगी डेफिनेटली। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून मलिक अहमद साहब हमारे साथ हैं। शुक्रिया मलिक साहब। मलिक साहब, कई साल तक एक्सटेंशन देते रहे आप लोग, ताउन के साथ हुकूमतें गिराते बनाते रहे, और फिर अचानक याद आया कि पाकिस्तान के साथ जुल्म हुआ, सबको हिसाब देना होगा। इस तरह का बयानिया बनाने की कोशिश हो तो पार्टी के अंदर भी हमने देखा कि मुज़ाहिमत हो रही है। क्या मुस्लिम लीग नून के लिए हालात साजगार होते नज़र आ रहे हैं आपको, जब इतनी रिफ्ट क्लियरली विद इन द पार्टी नज़र आएगी कि एक ग्रुप कुछ और चाहता है, दूसरा बिल्कुल ही कोई और नज़रिया रखता है? नहीं, देखिए, जैसे भी आपने बात की, रेफरेंस पॉइंट आपकी जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का, वो जब उनको वोट दिया, वो मैं अखज़ कर सकता हूँ आपके सवाल से कि आपका हवाला वो है। लेकिन आप खुद तसव्वुर करें कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है कि मामला पार्लियामेंट में जाए, और पार्लियामेंट में वोट अपॉन करें कि वेदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, यानी जो आर्म फोर्सेस के बड़ी अफवाज के सरबराह हैं,
उनको वोट के जरिए से एक्सटेंशन दें। अब अगर एक पॉलिटिकल पार्टी, एनी पॉलिटिकल पार्टी, लेट इट बी एन ए पार्टी, वो वोट दे कि आप इनको एक्सटेंशन दे दें, और बी पार्टी, दैट मे बी एनी पॉलिटिकल पार्टी, और वो वोट दे कि आप इनको एक्सटेंशन ना दें, तो तसव्वुर करें कि वो आर्म्ड फोर्सेस के सरबरा फिर कैसे होंगे। क्या इतना पोलराइज्ड कमांड स्ट्रक्चर अफवाज पाकिस्तान के मोराल को रख सकेगा? क्या ये सूटेबल था? तो मियाँ साहब का ये फैसला जो था, ये वक्त के मुताबिक अपनी दानिस्त में इस एक बहुत बड़ी अनामली जो कि मुकम्मल तबाही का बाइस बनती, तो मैं समझता हूँ उनका फैसला काबिल इस्ताइश था। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कि अगर ये इशू इतना वाजे है तो वाजे मतलब इतना हो क्यों नहीं रहा? ये लंदन में सब मिल बैठने की इनकी वजह क्या है? जो बातें फ़ोनों पे नहीं हो सकती, दे हैव टू सिट टुगेदर एंड टॉक अबाउट इट। क्या जो लोगों को लगना स्टार्ट हो गया है कि मियाँ साहब का मूड बदल रहा है, उन्हें एक बार फिर पाकिस्तान वापसी में दिलचस्पी शायद नहीं रही, कुछ ऐसा ही है सिलसिला? देखिए, मैं ऑनेस्टली आपसे दो बातें करूं। मेरी अपनी एक पोजीशन है, पार्टी पोजीशन है, कीपिंग दैट इन फ्रंट, आप सामने रख लें। लेकिन जहां तक इस वक्त लोगों की उम्मीदों का मरकज है तो मियाँ साहब ही है। पाकिस्तान के अवाम मियाँ साहब के साथ ये तवक्को रखते हैं क्योंकि उन्होंने टाइम एंड टेस्टेड। मैं आपका वक्त और आपके नाजरीन का वक्त पुरानी कहानी सुनाकर ज़ाया नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जब भी कभी मईशत को संभाला है, जब भी कभी मियाँ साहब को हुकूमत मिली है, तरक्की का पहिया चला है, अब मैं आप उसकी तफसील गिनवाने बैठूं तो एक लंबा वक्त दरकार होगा। और इसी तरह से आज अवाम पाकिस्तान ये उम्मीद करते हैं कि मियाँ साहब की वाहिद पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप एक रहनुमा है जो कि एक स्टेट्समैन लाइक, जिनसे तवक्कुआत वाबस्ते हैं। और इस मुश्किल हालात में, इस इन्फ्लेशन के खिलाफ, इस महंगाई के दौर में, और इस तरह की जो डूबती मईशत है, और जिस तरह की एक समाजी, सियासी, एक कौमी सतह पर एक तकसीम है, सबको ब्रिज करने के लिए किसी बड़े रहनुमा की जरूरत है। और मुझे ये बड़ी तवक्को है इंशाअल्लाह अज़ीज मियाँ साहब की वापसी के साथ हमारे ये मकासद पूरे होंगे इंशाअल्लाह। अच्छा मालिक साहब, मुस्लिम लीग नून जिस इलेक्शन की तैयारी कर रही है, जिसमें फ़तह यकीनी समझती है, उसका शफाफ और मुनसिफाना होना भी ज़रूरी है ज़ाहिर है, वरना जो भी हुकूमत आएगी दूसरी जमातें धांधली का ताना पहले दिन से ही देंगी और फिर ऐसे में मज़ा नहीं आता, मज़ा किरकिरा हो जाता है। इलेक्शन शफाफ होने के लिए ज़रूरी ये भी है ज़ाहिर है कि आपको चाहे कोई जमात पसंद हो ना हो, सबको इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड हो। आप लोगों की फिर भी एक पार्टी पर पाबंदी की ख्वाहिश क्यों है? देखिए, मेरी ख्वाहिश बिल्कुल नहीं है। मैं चाहता हूँ कि फ्री इलेक्शंस हों, फ्री एंड फेयर हों, और इसके लिए हम अपनी हर मुमकिन सही करेंगे कि फ्री एंड फेयर हों। हम नहीं चाहेंगे कि जो पास्ट के प्रैक्टिसेस थे, जब पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जो किया गया 2018 में, किसी से ढकी छुपी बात नहीं हो। लेकिन हैविंग सेड सो, मेरा ये मानना है कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होंगे। बस इस दफ़ा इतना फ़र्क होगा कि जो पहले एक फेवर्ड स्टेटस था वो नहीं होगा किसी एक जमात के लिए। तो अगर इसको आप फ्री एंड फेयर नहीं समझते तो ये भले से एक और मंतक होगी, लेकिन इलेक्शंस फ्री एंड फेयर के लिए हम सबका मुद्दा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, और उसके लिए हम अपनी पूरी एज अ पॉलिटिकल पार्टी अपने एंडेवर भी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, शुक्रिया आपका। मालिक अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन अब वो जो डेट्स दी हुई थी ना नवाज शरीफ साहब के वापस आने की एंड ऑल दैट, तो वो है हतमी। वैसे अभी अता तारड़ साहब की सुबह मैं सुन रहा था, उन्होंने कल जलसा वलसा किया, उन्होंने कहा जी वो तो हतमी है डेट्स, लेकिन वो जो ख्वाहिश है जनरल बाजवा के एहतसाब की, वो ख्वाहिश क्या पूरी हो पाएगी मियाँ नवाज शरीफ की? बाय द वे हमारे मुल्क में क्या हतमी होता है, मुझे प्लीज़ बता दें। थिंग्स चेंज इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। और ये ख्वाहिश भी आपके ख्याल में तब्दील हो सकती है? कुछ भी, एनीथिंग इज पॉसिबल। आपको क्या लगता है ये मीटिंग हो क्यों रही है? हाँ। ये सारे क्यों दौड़ दौड़ के भागे भागे वापस गए हैं? तो क्या हतमी को हम इसमें करें? दूसरा ये कुछ तासुर है ना, बी एट PMLN और पीपल्स पार्टी और एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी, जब बहुत सरगोशियाँ होना स्टार्ट हो जाती हैं ना, तो आवाम को ये सेंस होती है, ख़ासतौर पे हालात इतने बुरे हों तो उनको ये लगता है कि बातें फिर भी हमारे बारे में नहीं हो रही। ये जोड़ तोड़ और ये सारी सिचुएशन जो है ये अपने आप की फिटिंग के लिए हो रही है। चलिए, अब हमारे लिए नहीं हो रहा। अब केस को वापस आ जाएंगे तो फिर ये तमाम मीटिंग्स और सरगोशियाँ जो है ना पाकिस्तान में हो तो बेहतर लगता है।
ये उठ उठ के मतलब लंदन ऐसे ही बना दिया जैसे कराची हैदराबाद, वो भी मुश्किल हो गया है, जैसे लाहौर शेखुपुरा वो भी मुश्किल हो गया आवाम के लिए। मतलब आवाम जब देखते हैं ना कि भाई ऐसे ये तो ऐसे उठ के अभी आते हैं और अगले घंटे की फ्लाइट लेके वापस लंदन चले जाते हैं, उसके बाद इलेक्शन का एक माहौल बनाए, मतलब एक इलेक्शन का चलो डेट नहीं दिया, ये बता दिया कि जनवरी के एंड में हो रहे हैं, अब सारी सरगोशियां उधर हो रही हैं, फौरन उसके बाद आएंगे एंड जब इलेक्शन होने वाले होंगे कि आओ हमें वोट दो, क्यों दे? Where were you all this time? तो people have the right to have that feeling and they should be questioning. They should question भाई आप लोग हैं किधर? लोग समझते हैं, समझदार हैं, लोग पूछते हैं। कराची में इंतहाई आलूदा फ़ज़ा में आज हम लोग सांस ले रहे हैं। पहले नंबर पर है हम बदतरीन होने में एयर क्वालिटी इंडेक्स में। बदतरीन ना कहते और सिर्फ कह देते कि पहले नंबर पे है तो मुझे शायद खुशी होना शुरू होती। पहली पोजीशन पे है दिल्ली, बाय द वे नई दिल्ली वो दूसरे नंबर पे है, लाहौर तीसरे नंबर पे है। सो वी स्टिल टेक द और 8वें नंबर पे है। कोई बात नहीं, वो दिन भी दूर नहीं है जब लाहौर पहले पे होगा। अभी जैसे ही धुंध वगैरह का मौसम शुरू होगा, अभी तो नंबर 1 हम हैं जी, कराची। See you tomorrow.